हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए आज हम लोक प्रशासन में सेकंड पेपर के अंतर्गत स्वतंत्रता के पश्चात राज्य प्रशासन के विकास के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत की अंदर जो भी राज्य थे राजनीतिक दृष्टि से दो श्रेणियों में विभक्त थे या दो श्रेणियों में बांटे गए थे। पहले ब्रिटिश प्रांत जो ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन होते थे। दूसरी है देशी रियासतें, ये राजा के शासन के अधीन होती थी लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबंध रखती थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत स्वतंत्र और अलग प्रभुत्व वाले दो राष्ट्रों का जन्म हुआ या दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो उस समय भारत में जो भी देशी रियासतें थी उनको तीन विकल्प दिए गए थे। वे भारत में शामिल हो सकती हैं, वे चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं, वे चाहे तो स्वतंत्र रह सकती हैं। ऐसी स्थिति में भारत की सीमा के अंदर जो 552 देशी रियासतें थी उनमें से 549 भारतीय संघ में शामिल हो चुकी थी। तीन रियासतें ऐसी थी जो भारतीय संघ में शामिल होना नहीं चाहती थी, जिनमें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर शामिल था। उन्होंने भारतीय संघ में मिलने से उस समय इनकार कर दिया था, लेकिन भारतीय संघ में राज्यों को सम्मिलित करने का दायित्व सरदार पटेल वल्लभ भाई को सौंपा जा चुका था, जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व के साथ में कुछ समय के बाद इन इकाइयों को भी भारतीय संघ में शामिल किया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा सम्मिलित किया गया था और जूनागढ़ को जनमत के द्वारा और कश्मीर का विल भारतीय संघ में सम्मिलित करने के लिए विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया था। 1950 में संविधान के पश्चात भारतीय संघ में 29 राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था, क, ख, ग और घ श्रेणी के अंतर्गत। और ये 4 श्रेणियां प्रांतों या राज्यों की 1956 तक चली थी। क श्रेणी के अंतर्गत ऐसे राज्यों को रखा गया जिनमें ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था, और इनमें राज्य कौन कौन से राज्य थे? प्रमुख रूप से असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल शामिल थे। दूसरी श्रेणी ख के अंतर्गत 9 राज्य थे जिनमें अपना विधानमंडल भी था और शाही शासन भी था, जिनके अंतर्गत हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रांत, मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब की रियासतें, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर, कोचिन और विंध्य सम्मिलित थे। श्रेणी थर्ड या गैस श्रेणी के अंतर्गत 10 राज्य सम्मिलित थे जो केंद्रीकृत प्रशासन में थे, अर्थात जिनमें संघ शासित राज्य थे, जिनमें अजमेर, भोपाल, बीसलपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा शामिल थे। चौथी श्रेणी घ के अंतर्गत केवल एक ही अंडमान निकोबार द्वीप को शामिल किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा इन 4 श्रेणियों को समाप्त किया गया और भारत में 2 ही श्रेणियां राज्यों की रखी गई। पहली श्रेणी में राज्य या प्रांत और दूसरी श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेश जो भारतीय संघ में सम्मिलित हैं। राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन 1948 में किया गया, जिसने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न करके प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से होना चाहिए, जिससे काफ़ी असंतोष फैला, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार के द्वारा जेपीवी समिति का गठन किया गया।
दिसंबर 1948 में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और इस समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें औपचारिक रूप से इस बात को अस्वीकार किया गया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में आंदोलन हुए और भूख हड़ताल हुई और एक कांग्रेसी कार्यकर्ता सी.डी. मुर्मू का निधन हुआ। उन्होंने 56 दिन तक लगातार अनशन जारी रखा था और मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक करने के लिए काफ़ी लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। ऐसी स्थिति के अंतर्गत भारत के अंदर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था और उसके बाद भी लंबे समय तक असंतोष जारी रहा। लेकिन उसके लिए फजल अली आयोग का गठन किया गया 1953 में। 3 सदस्यीय आयोग था। फजल अली उसके अध्यक्ष थे। के.एम. मणिकर और H.N. पुंजरूज के सदस्य थे, जिसने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसकी रिपोर्ट के अंतर्गत मुख्य रूप से इस बात को स्वीकार किया गया कि राज्यों का गठन या पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए। एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया था। राज्य पुनर्गठन के लिए 4 बड़े महत्वपूर्ण कारकों की पहचान की गई, जिनका राज्यों का गठन करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। सबसे पहली बात है देश की एकता, सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखना। दूसरी, भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता होनी चाहिए। तीसरी बात, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से उसकी पूर्ण रूपता या तरकता के साथ में जांच होनी चाहिए। और चौथी बात, प्रत्येक राज्य या पूरे देश के लोगों के कल्याण की योजनाएं लागू करने या संवर्धन करने से संबंधित बातें भी इसके अंतर्गत ध्यान रखी जानी चाहिए। आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि हमारे मूल संविधान में जो राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है उसे समाप्त किया जाना चाहिए और वर्तमान में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ में इस राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया, जिसके आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। 14 राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, आंध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल है। और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, लंकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप समूह सम्मिलित हैं। 1960 के बाद कई नए राज्यों का पुनर्गठन और निर्माण होता है। सबसे पहले द्विभाषी मुंबई राज्य को 2 भागों में बांटा जाता है। 1960 के अंतर्गत मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र का गठन किया जाता है और गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात का। इस प्रकार भारतीय संघ में 15वां राज्य गुजरात बना। दादरा व नगर हवेली, जिसमें 1954 तक पुर्तगालियों का शासन रहा था, उसके पास उसे स्वतंत्रता प्रदान की गई और 1954 से 1961 तक वहाँ पर जनता द्वारा चुने हुए प्रशासकों के द्वारा शासन चलाया जाता रहा। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ शासित प्रदेशों के रूप में मान्यता प्रदान की गई या भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दादरा नगर हवेली को शामिल किया गया। गोवा, दमन और दीव 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से इन 3 क्षेत्रों को केंद्र सरकार के द्वारा अधिकृत कर लिया गया और 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्रों में शामिल किया गया। पांडुचेरी के अंदर पहले फ्रांसीसियों का शासन था
और 1954 में फ्रांसीसी ने इसको भारतीयों को सुपुर्द कर दिया। जिसे 1962 तक अधिकृत क्षेत्र के रूप में यहाँ पर शासन चलता रहा और 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया। 1963 के अंदर नागा पहाड़ियों और असम के बाहर स्वेंगसांग क्षेत्र को मिलाकर एक नए राज्य का नागालैंड का गठन किया गया। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के द्वारा इसका गठन हुआ, जो 1 दिसंबर 1963 से प्रभावी हुआ और भारत का ये 16वां राज्य बना। इससे पूर्व यहाँ पर असम के राज्यपाल के अधीन इसको नियंत्रण में रखा गया था। 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। पंजाब राज्य अधिनियम 1966 के अंतर्गत पंजाब बना। इसके बाद सिखों के लिए अलग से सिंहगृह राज्य की मांग उठने लगी थी और 1966 के शाही आयोग की सिफारिश के आधार पर पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य बनाया गया था और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य बनाया गया तथा पहाड़ी क्षेत्र के लिए केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, जिसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। 1970 में इसका गठन किया गया था। हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य बनाया गया था। 1971 में केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य के तौर पर भारतीय संघ का हिस्सा माना गया। 1986 में मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 में केंद्र शासित प्रदेशों गोवा, दमन व दीव से अलग गोवा को बनाया गया। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड नामक 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ। 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके 29वें राज्य के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। वर्ष 2019 में संघ शासित प्रदेश आपके जम्मू कश्मीर को 2 अलग जम्मू कश्मीर राज्य संघ शासित क्षेत्र नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर राज्य से 2 संघ शासित क्षेत्र गठित किए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और धारा 370 को वहाँ से समाप्त किया जा चुका है। इस प्रकार 1956 में जहाँ 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए थे, वहीं आज भारत में 28 राज्य और 9 संघ शासित प्रदेश हैं। अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि इन राज्यों के नाम में कब कब परिवर्तन हुए। 1950 में संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश नामकरण किया गया। 1969 में मद्रास को तमिलनाडु का नाम दिया गया। 1973 में मैसूर को कर्नाटक तथा लक्षद्वीप मिनिकॉय एवं अमीन द्वीप का नया नाम लक्षद्वीप रखा गया था। इसके पश्चात वर्ष 1992 में संघ शासित प्रदेश जो दिल्ली था, उसका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रखा गया 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से। वर्ष 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड रखा गया और पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी रखा गया। वर्ष 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा रखा गया था। तो इस प्रकार से राज्यों के नाम में परिवर्तन हुआ और भारत में राज्यों का गठन हुआ। अब थोड़ा सा हम संवैधानिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत देखते हैं कि भारत में जो राज्यों की संवैधानिक दृष्टि से क्या स्थिति है। इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक प्रावधान किए गए हैं। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत कई राज्यों को मिलकर के एक संघ के रूप में स्थापित है। यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट का संविधान में प्रावधान किया गया है। फेडरेशन शब्द का यूज नहीं किया गया है। फेडरेशन शब्द का यूज अमेरिका में किया गया है। फेडरेशन और यूनियन दोनों ही शब्दों का अर्थ संघ होता है, लेकिन भारत में यूनियन शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि भारत के सभी राज्य उसके भाग हैं और कोई राज्य अपनी स्वेच्छा से अलग नहीं हो सकता। भारतीय संघ अनश्वर है, कोई समझौते का परिणाम नहीं है।
जबकि फेडरेशन के अंतर्गत कई राज्यों या इकाइयों के मध्य समझौते के परिणाम स्वरूप संघ का गठन होता है और जब भी वो राज्य चाहे उस संघ से अलग हो सकता है, जैसा कि अमेरिका के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में राज्य क्षेत्र को भी परिभाषित किया गया है। राज्य क्षेत्र का मतलब है राज्य से, संघ शासित प्रदेश से और अर्जित किए जाने वाले राज्य के प्रदेश से। तो यहाँ ध्यान रखने की बात है कि भारत में राज्य क्षेत्र का क्या अभिप्राय है। इसके लिए 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत राज्य शामिल है, संघ शासित प्रदेश शामिल है और कोई अर्जित किए जाने वाला राज्य का प्रदेश भी शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत राज्य प्रवेश से संबंधित उल्लेख किया गया है, यानी बाहरी क्षेत्र को संसद कानून बना करके, जो भारत में नहीं है उस पर कानून बनाकर भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में भारत के भीतर जो भी राज्य हैं उनमें भौगोलिक परिवर्तन कर सकती है, उनके नाम को बदल सकती है, एक बड़े राज्य को 2 राज्यों में विभक्त कर सकती है, यानी सीमा में बदलाव कर सकती है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अब ये नए राज्य का भारतीय राज्यों में से किस प्रकार से गठन किया जाए, इसका उल्लेख यह है कि संसद सबसे पहले इसके लिए नए राज्य निर्माण के लिए विधेयक लाती है और विधेयक लाने से पहले उस विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है और राष्ट्रपति संबंधित राज्य से इसके लिए राय लेता है। एक निर्धारित समय अवधि में जिस राज्य से नया राज्य का गठन किया जाना है उस राज्य को अपनी विधानसभा में किसी भी प्रकार का विधेयक पारित करके राष्ट्रपति को अपनी राय प्रस्तुत करनी होती है। अगर उस निर्धारित समय में राज्य कोई किसी प्रकार का जवाब नहीं देता है तो उसकी सहमति मान ली जाती है और यदि असहमति देता है तो उसका भी मानने के लिए या उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के लिए वहाँ के विधानमंडल ने साफ इनकार कर दिया था, लेकिन उसको मानने के लिए राज्य बाध्य नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है और विशेष बहुमत से पारित करके नए राज्य का गठन किया जा सकता है। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत लिखा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया उन पर लागू नहीं होगी। संविधान में संशोधन करने के 3 तरीके होते हैं, लेकिन अनुच्छेद 368 में 2 ही तरीके मान्य होते हैं। पहला सामान्य बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुशमन से। लेकिन अनुच्छेद 368 में इसके लिए 2 ही परिवर्तन मान्य हैं, विशेष बहुमत द्वारा, यानी जो भी संसद में उपस्थित सदस्य हैं किसी भी सदन में और जो मतदान कर सकते हैं उनके 2/3 बहुमत से पारित होते हैं। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, यानी इस विशेष बहुमत से पारित होने के बाद आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा उसका अनुमोदन होना चाहिए। उसके बाद ऐसा किया जा सकता है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 368 में सामान्य बहुमत से किया गया संशोधन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान संशोधन से संबंधित कोई भी विधेयक हो उसे राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी होती है
वह उसे अस्वीकार नहीं कर सकता और न ही संविधान संशोधन विधेयक पर किसी प्रकार के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, बल्कि उसके लिए राष्ट्रपति को पारित होने के बाद अनुमति देनी ही होती है, लेकिन उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। भारत ये संविधान में राज्यों की स्थिति केंद्र से अपेक्षाकृत कमजोर है, केंद्र अधिक सुदृढ़ है, अर्थात केंद्र की अनुपालना में ही राज्यों को अपने शासन का संचालन करना होता है। किसी भी प्रकार के राज्य के निर्माण में, राज्य के नाम परिवर्तन में, राज्य के क्षेत्र या कमी या वृद्धि में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। केवल जैसा आपको बताया जा चुका है, अनुच्छेद 2(3) में उल्लेख है कि राज्य के द्वारा दी गई राय को केंद्र मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि नए राज्य के गठन और निर्माण में राज्यों की भूमिका सीमित है, बल्कि यह नए राज्य का निर्माण करना संसद की इच्छा पर ही निर्भर करता है। तो ये भारत में राज्यों की स्थिति है। इसके अलावा विधि निर्माण के संबंध में या विधायी शक्ति के संदर्भ में अगर राज्यों की स्थिति को देखें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत शक्ति विभाजन किया गया है। 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, जिसमें 100 विषय हैं। राज्य सूची पर राज्यों के विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार है, जिसमें 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन यदि केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा उस विषय पर कोई कानून बनाया गया, उसमें विरोधाभास है, तो वहाँ पर संघ का या केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा और राज्य के द्वारा बनाए गए कानून को शून्य माना जाएगा या रद्द कर दिया जाएगा। संविधान में इन 3 सूचियों में जिन विषयों का उल्लेख नहीं है, उन विषयों को अवशिष्ट विषय माना जाता है। उस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, राज्यों को नहीं है। अमेरिका के अंतर्गत जो अवशिष्ट विषय होते हैं उनमें कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। कनाडा के अंतर्गत अवशिष्ट सूची के विषयों पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। उसी के तहत भारत में इसको अपनाया जा चुका है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यदि राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय संसद को राज्यसभा घोषित कर देती है तो उस पर संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 252 के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल द्वारा किसी राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए आग्रह किया जाता है तो उस समय भी संसद उस पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है तो उसे लागू करना है तो और वह विषय राज्य सूची का विषय है तो उस पर भी संसद को कानून बनाने का अधिकार है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत में शक्ति विभाजन के अंतर्गत या विधायी क्षेत्र के अंतर्गत भी राज्यों के बजाय संसद को अधिक अधिकार प्राप्त है कानून निर्माण के अंतर्गत। और संविधान निर्माण में भी देखा था कि संविधान निर्माण में भी राज्यों की भूमिका केंद्र के उपाय की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। केवल विशिष्ट क्षेत्रों में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया या कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका के क्षेत्र में या राज्य की कार्यपालिका के क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, संघ की न्यायपालिका या राज्य की न्यायपालिका से संबंधित विषय हो, या शक्ति विभाजन से संबंधित विषय या केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित या संविधान संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत ही
विशेष बहुमत प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों का अनुसमर्थन होना आवश्यक होता है। बाकी अन्य विषयों पर विशेष बहुमत के द्वारा संसद विधेयक पारित करके राष्ट्रपति की अनुमति के बाद संविधान में संशोधन कर सकती है। प्राय ऐसा देखा जाता है कि जिस केंद्रीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल जिसकी केंद्र में सत्ता है, आधे राज्यों में तो उसका शासन अवश्य मिलता है और वहाँ पर मुख्यमंत्री भी आजकल ऐसी परंपरा विकसित हो चुकी है कि राज्य विधानमंडल की या राज्य की विधानसभा में बहुमत दल के द्वारा चुने हुए नेता चुनने पर उसे मुख्यमंत्री बनाने का प्रावधान था। लेकिन ऐसी स्थिति में किसी भी राज्य में जब किसी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर उसका जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा ही बहुमत दल के नेता को सीधा नियुक्त किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी राज्यों की स्थिति अपेक्षाकृत कम हो जाती है केंद्र के बजाय, क्योंकि केंद्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा राज्य में बहुमत दल के नेता की नियुक्ति होती है। तो राज्य की मुख्यमंत्री की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत भी बहुत कम भूमिका रह जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। समय समय पर केंद्र के द्वारा राज्यों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे भारत की संघीय कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में या शक्तियों के संबंध में जब उनको व्यवहार में प्रयोग में लाया जाता है तो ऐसा कोई कानून नहीं बनाए राज्य कि उसमें असुविधा उत्पन्न हो, उसके लिए भी निर्देश दिया जा सकता है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कानून बनाने या उनके कल्याण के लिए योजनाएं निर्माण के लिए भी केंद्र राज्यों को निर्देश देती है और समय समय पर राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आर्टिकल 256 के अंतर्गत निर्देश दे सकती है। यदि राज्य केंद्र का सहयोग करने से इनकार कर देते हैं, ऐसी स्थिति में वहाँ पर राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लागू करके सीधा केंद्र उस पर नियंत्रण या हस्तक्षेप कर सकती है। कानून व्यवस्था के अंतर्गत भी हम देख सकते हैं कि भारत में राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार या कानून व्यवस्था नामक विषय राज्य सूची का विषय है, इसलिए उस पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन आर्टिकल 355 के अंतर्गत संघ के प्रत्येक राज्य में आंतरिक और उपद्रव होने या बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के दायित्व केंद्र सरकार का होता है। तो उसमें केंद्र सरकार कई बार राज्य की इच्छा के विरुद्ध केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भेजती है, हस्तक्षेप करती है। लोक सेवाओं के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि राज्यों में अखिल भारतीय सेवा के सदस्य उच्च पदों पर होते हैं जिनकी विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई राज्य सीधी नहीं कर सकता है, उसके लिए केंद्र की अनुमति आवश्यक होती है। स्थानांतरण के लिए भी बार बार देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत दिन प्रतिदिन राज्यों की गतिविधियों में केंद्र का हस्तक्षेप होता रहता है। अंतर्राज्यीय विवादों के समय चाहे जल विवाद हो तो 262 के अंतर्गत संसद कानून बना करके उसका निदान करती है। दो राज्यों के मध्य यदि किसी प्रकार का अन्य कोई मतभेद है तो उसके लिए अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्य परिषद का गठन भी संसद कानून बनाकर करती है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि केंद्र अधिक शक्तिशाली है राज्यों के विरुद्ध। धन्यवाद।